राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक पागल लड़की के विवाह की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। श्याम बाबू अपने बेटे गोपाल को समझा रहे थे। गोपाल, तुम क्या कह रहे हो? क्या तुमने सोचा है? मैंने सुना तुम कह रहे हो कि तुम सेठ हरदयाल की बेटी के संग विवाह नहीं करोगे। अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते हो तो गोपाल, मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। श्याम बाबू अपने बेटे गोपाल पर गुस्सा होकर बोले। तो गोपाल बोला, बाबूजी, क्या आप चाहते हैं मैं उस आधे दिमाग वाली लड़की से विवाह कर लूं? तो ये तो नहीं हो सकता। तो श्याम बाबू कहने लगे, तुझे जरा सी भी समझ नहीं आती गोपाल। तो अपनी छोटी सी नौकरी में अपनी तीनों बहनों का विवाह नहीं कर सकता? और फिर जो सांवरी तो हरदयाल जी की इकलौती बेटी है, वो चाहते हैं कि सांवरी से विवाह करने के बाद तो उनके ही आलीशान बंगले में रहे जहाँ सभी ऐशो आराम है। तब श्याम बाबू ने गोपाल को समझाना चाहा तो गोपाल बोला, बाबूजी, आप क्यों मुझे जानबूझकर भाड़ में झोंकना चाहते हैं? तब श्याम बाबू बोले, अरे गोपाल, इतनी दौलत और ऐशो आराम तेरे पास खुद चलकर आ रहा है और तू उसे ठोकर मार रहा है। श्याम बाबू कहने लगे, लेकिन गोपाल बोला, बाबूजी, मैंने तो सुना है वो लड़की दिमाग से ठीक नहीं है और ऐसी लड़की से भला मैं कैसे प्यार कर पाऊंगा। आप अपने मतलब के लिए बाबूजी मेरी बलि चढ़ाएंगे? गोपाल ने कहा। तो श्याम बाबू बोले, गोपाल, विवाह उससे कर ले, फिर तेरे पास दौलत होगी तो प्यार करने के लिए लड़कियां भी मिल जाएंगी। तब श्याम बाबू ने कहा तो गोपाल कहने लगा, बाबूजी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? लगता है दौलत की पट्टी ने आपकी आंखों को अंधा कर दिया है। सही गलत की पहचान नहीं रही आपको। तभी जो शांति देवी वहां पहुंची और कहने लगी, बेटा गोपाल, क्यों अपने बाप से बहस कर रहा है? उनकी बातें क्यों नहीं मान लेता? गोपाल बोला, माँ, तुम भी अपने बेटे का अच्छा नहीं सोच पा रही हो। तो शांति देवी बोली, बेटा, तू लड़का है, कुछ भी करके तेरी नैया तो पार लग जाएगी, लेकिन तेरी बहनों का क्या होगा? तेरी बहनों को अच्छा घर और अच्छा वर मिल जाए, इसलिए तो तेरे बाबूजी तुझसे कह रहे हैं कि तू सांवरी से विवाह कर ले। गोपाल की माँ शांति गोपाल को समझाने लगी, कहने लगी, लेकिन गोपाल चीख कर बोला, तुम मेरी माँ होकर ऐसी बातें करती हो? मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था। मुझे उसकी जो गोपाल की माँ कहने लगी, गोपाल, मुझे अपनी बेटियों की चिंता है। आजकल बिना दहेज के कोई भी विवाह नहीं करता और ऊपर से तेरी बहनें इतनी सुंदर भी तो नहीं है। तू मान क्यों नहीं जाता बेटा? शांति देवी अपने बेटे गोपाल को समझाने लगी। तब गोपाल बोला, लेकिन माँ, मैं कैसे किसी को बिना देखे और जाने विवाह कर लूं? क्या मैंने तेरी माँ को विवाह से पहले देखा था? तभी गोपाल के पिताजी श्याम बाबू बोले, तो क्या तेरी माँ लूली लंगड़ी है या फिर गूंगी बहरी निकली? श्याम बाबू कहने लगे, लेकिन गोपाल बोला, लेकिन पागल तो नहीं है ना बाबूजी? वो लड़की जिसे आप मेरा विवाह कराने की पर तुले हुए हैं, वो तो पागल है। मैं कैसे एक पागल के साथ अपना पूरा जीवन गुजार सकता हूँ? तब जो श्याम बाबू ने सफाई पेश की और बोले, गोपाल, वो पागल नहीं है, बस उसमें थोड़ा दिमाग कम है, मंद बुद्धि है। गोपाल बोला, कुछ भी हो जाए, मैं तो उससे विवाह नहीं करने वाला। दुनिया क्या कहेगी मुझको कि रुपयों के खातिर बिक गया और एक पागल से विवाह कर लिया। श्याम बाबू बोले, तो तू विवाह नहीं करेगा? तो गोपाल बोला, कभी नहीं। श्याम बाबू बोले, मैं भी देखता हूँ तू यह विवाह कैसे नहीं करता। आज से मैं भी भूख हड़ताल पर बैठ जाऊंगा, भला मैं भी देखूं कि तुझे अपने बाप की कोई कदर है या नहीं। गोपाल बोला, ये तो नाइंसाफी है बाबूजी, आप ऐसा नहीं कर सकते। गोपाल कहने लगा तो श्याम बाबू बोले, मैं ऐसा ही करूंगा गोपाल, और देखता हूं तो अपने आप को कितना 30 मार खा समझता है। तो गोपाल कहने लगा, आप कुछ भी कर लीजिए बाबूजी,
मैं उस पागल लड़की से विवाह करके अपनी जिंदगी खराब करने वाला नहीं हूँ। और इतना कहकर गोपाल बाहर चला गया। वो उस रात घर भी नहीं लौटा और अपने किसी दोस्त के यहाँ रात भर सोया रहा। और दूसरे दिन जब वो घर लौटा तो उसके बाबूजी सचमुच में भूख हड़ताल पर बैठ चुके थे। भूख प्यास के कारण उनका ब्लड प्रेशर बढ़ चुका था। उनका जी घबरा रहा था। उनकी ऐसी हालत देखकर गोपाल की माँ शांति गोपाल के पास आकर बोली, गोपाल, तेरे बाबूजी की हालत देखकर उन्हें कुछ हो गया तो सबको क्या मुंह दिखाएगा, दुनिया थूकेगी तुझ पर। तो गोपाल बोला, और अगर मैंने उस पागल से विवाह कर लिया तब भी तो दुनिया थूकेगी मुझ पर। क्यों बाबूजी मुझे इस विवाह के लिए मजबूर कर रहे हैं। तब गोपाल की माँ बोली, कर लेना बेटा विवाह, तेरी 3 बहनें कुंवारी बैठी हैं, जरा कुछ उनके बारे में भी तो सोच। तब गोपाल बोला, हाँ सोच रहा हूँ। और इस विवाह के लिए गोपाल को अपने बाबूजी की हालत देखकर हाँ करनी पड़ी। गोपाल के हाँ बोलते ही विवाह की तैयारियां शुरू होने लगी। सारे शहर में खबर हो गई, गोपाल हरदयाल जी के यहाँ जो बेटी से विवाह करने वाला है। गोपाल हरदयाल जी की बिन माँ की मंदबुद्धि बच्ची से विवाह कर रहा है। गोपाल के इस विवाह में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए ना तो वो लड़की देखने गया और ना ही सगाई की रस्म हुई। बात सीधी शादी तक आ पहुंची। अब वो अपने ऑफिस जाता और लोगों की कानाफूसी करते हुए जो सुनता, लोग आपस में कहते, हाँ भैया, सब पैसों की माया है। यहाँ तो पैसों के लिए लोग इतना गिर जाते हैं कि पागल तक को अपना जीवन साथी बना लेते हैं। तभी दूसरा कोई कहने लगता, ना जाने भाई इस दुनिया का क्या होगा, लगता है सोचने समझने की शक्ति चली गई है। यह सब बातें सुनकर गोपाल का दिमाग खराब हो जाता। वह घर आता तो पड़ोसी भी यही कानाफूसी करने लगते कि अब तो अरबपति बनने वाला है गोपाल एक पागल से शादी करके। यह सब बातें सुनकर गोपाल के गुस्से की सीमा नहीं रही। फिर धीरे धीरे करके दिन बीत ही गए और गोपाल की शादी का दिन आ पहुंचा। गैर मन से तैयार होकर गोपाल घोड़ी पर चढ़ा और बारात हरदयाल जी के आलीशान बंगले पर पहुंची। बारातियों की खातिरदारी बिल्कुल शाही अंदाज में हुई। महंगे उपहार, अच्छा खाना, बाराती खुश हो गए। लेकिन दूल्हे मियाँ का तो मुंह भी अभी भी फूला हुआ था। फिर फेरों के लिए दुल्हन को मंडप में लाया गया। दुल्हन आई। दुल्हन की खूबसूरती देखकर एक पल को सभी बाराती हैरान रह गए। ऐसा रूप कि किसी ने कभी देखा नहीं था। लेकिन गोपाल को तो अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। शादी की सभी रस्में पूरी हो चुकी थी, क्योंकि शादी उसी शहर में थी और सभी बाराती अपने अपने घर वापस लौट आए थे। कुछ खास मेहमान ही बचे थे, तो उनके ठहरने का इंतजाम हरदयाल जी ने, यानी कि जो गोपाल के पूजनीय ससुर जी थे, उनके बंगले पर कर दिया गया था। ये तय हुआ कि सांवरी की विदाई सुबह होगी और शाम तक वो फिर अपने पति के साथ हरदयाल जी के घर लौट आएगी। सभी बचे हुए बाराती उस रात हरदयाल जी के बंगले पर ही ठहर गए। फिर गोपाल को भी उसके सुहाग कक्ष में भेज दिया गया, जहाँ मोगरे और गुलाब के फूलों से बिस्तर और कमरे को बड़ी खूबसूरती के साथ सजाया गया था। सजे हुए कमरे को देखकर गोपाल का पारा और बढ़ गया और उसे खुद से नफरत सी होने लगी कि वो और एक मंदबुद्धि को आज की रात जो अपने जीवन की शुरुआत करनी पड़ेगी। गोपाल सोचने लगा, हरगिज नहीं, बाबूजी ने मेरा विवाह तो इस मंदबुद्धि से जबरदस्ती करवा दिया, लेकिन मैं इसे कभी छूऊंगा भी नहीं, कभी इसे अपनी धर्म पत्नी नहीं मानूंगा। और फिर कुछ देर में दूध का गिलास हाथों में लेकर सांवरी कमरे में आई। उसने धीरे से टेबल पर दूध का गिलास रखा और फौरन ही गोपाल के पैर छू लिए। यह देखकर गोपाल पीछे हटा और बोला, ये क्या कर रही हो? सांवरी बोली, आपके पैर छू रही हूँ। गोपाल ने पूछा, तुमसे ऐसा करने को किसने कहा? तो सांवरी कहने लगी, जी दादी कहती है पति भगवान का रूप होता है, उसके पैर छूने चाहिए और उसकी हर बात माननी चाहिए, इसलिए मैंने आपके पैर छुए। गोपाल का पारा थोड़ा कम हुआ। उसने पूछा, और क्या कहती है तुम्हारी दादी? तो जो सांवरी बोली, जी उन्होंने कहा है अगर मैं आपके साथ अच्छे से पेश आऊंगी
तो आप मुझे बहुत प्यार करेंगे, आपकी हर बात मानूंगी तो और लोगों की तरह आप मुझे पागल नहीं कहेंगे। तो गोपाल बोला, मेरी हर बात मानोगी? तो सांवरी बोली, जी हमेशा आपकी बात मानूंगी। तो गोपाल बोला, तो ये लो चादर और ये रही तकिया, तुम नीचे फर्श पर इसे बिछाकर सो जाओ। सांवरी बोली, बस इतनी सी बात, लाइए मैं अपना बिस्तर बिछाकर नीचे सो जाती हूँ। इतना कहकर सांवरी ने फर्श पर चादर बिछाई, तकिया रखा और लेट गई। कुछ देर ऐसे ही लेटी रही, फिर बोली, क्या मैं ये गहने उतार दूं? मुझे बहुत चुभते हैं। गोपाल बोला, हाँ उतार दो। और फिर सांवरी ने एक एक करके अपने गहने उतारने लगी। उसने अपने सिर की चुनरी एक तरफ रख दी और एक एक करके सारे गहने भी उतार दिए। बालों में लगा गजरा निकाल दिया, लेकिन उसके बालों में लगा जूड़े का कांटा नहीं खुल रहा था। तो उसने गोपाल से खोलने को कहा। गोपाल बोला, ठीक है, इधर आओ। और जब सांवरी गोपाल के करीब गई तो सांवरी के बदन से आती भीनी भीनी खुशबू से जो गोपाल मदहोश सा होने लगा। इतने में जूड़े का कांटा खुल गया और सांवरी के काले घने लंबे बाल बिखर गए। तभी सांवरी ने कहा, आप बहुत अच्छे हैं, दादी कहती हैं। और जो उसने गोपाल से कहा, आप बहुत अच्छे हैं, और वो फिर फर्श पर बिछी चादर पर आकर लेट गई। इतने में सांवरी जो लेटी रही और फिर बोली, गोपाल से मुझे नींद नहीं आ रही। गोपाल ने पूछा, क्यों? तब वह बोली, जब तक मेरी दादी मेरा सिर नहीं सहलाती मुझे नींद नहीं आती। तो गोपाल बोला, तो मैं क्या करूं? तो सांवरी बोली, मेरा सिर सहला दीजिए। सांवरी बोली, तो गोपाल बोला, मुझे नींद आ रही है। सांवरी बोली, ठीक है, तो आप सो जाइए। और फिर गोपाल सो गया। करीब 4 बजे गोपाल की आंख खुली। उसे वॉशरूम जाना था। उसने देखा सांवरी अभी तक जाग रही है और कमरे की छत को निहार रही है। तब गोपाल ने पूछा, तुम सोई नहीं? तब सांवरी बोली, मैंने कहा ना, जब तक दादी मेरा सिर नहीं सहलाती तो मुझे नींद नहीं आती। गोपाल बोला, अजीब पागल लड़की हो तुम। सांवरी बोली, जी मुझे तो सभी कहते हैं कि मैं पागल हूँ। गोपाल बोला, मेरा मतलब वो नहीं था। सांवरी बोली, जी दादी ने कहा था कि मैं आपसे बिल्कुल भी बहस ना करूं। तो गोपाल बोला, ठीक है, मैं पहले वॉशरूम होकर आता हूँ। और फिर गोपाल वॉशरूम में होकर आ गया। उसने सांवरी के सिरहाने बैठकर सांवरी का सिर सहलाना शुरू कर दिया तो वो धीरे धीरे नींद में चली गई। सोती हुई सांवरी गोपाल को बहुत मासूम सी लगी। उसने मन में सोचा, इसका भी क्या दोष है, कितनी भोली है बेचारी। सांवरी के सो जाने के बाद गोपाल बिस्तर पर आकर लेट गया। सुबह हुई, सबसे पहले गोपाल जागा। तब तक 8 बज चुके थे। उसने देखा सांवरी अभी तक सो रही है। उसने उसे जगाया, सांवरी, ये बात किसी को मत बताना कि तुम फर्श पर चादर बिछाकर सोई थी। सांवरी ने पूछा, लेकिन क्यों? तो मत जो गोपाल बोला, सब मुझे बुरा कहेंगे तो तुम्हें अच्छा लगेगा? सांवरी बोली, जी बिल्कुल नहीं, मैंने तो कहा ना कि मैं आपकी हर बात मानूंगी और आपसे कभी भी कुछ नहीं छिपाऊंगी। सांवरी ने कहा तो गोपाल बोला, शाबाश, तुम बहुत समझदार हो। अब जाओ, जाकर तैयार हो जाओ, घर चलना है, वहाँ तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म होगी। तो सांवरी बोली, जी मैं सब गहने लेकर आती हूँ, दादी ही मुझे तैयार करेगी। गोपाल बोला, ठीक है। तब सांवरी बोली, सुनिए जी, मैं इतना भारी लहंगा नहीं पहनना चाहती, क्या मैं साड़ी पहन सकती हूँ? गोपाल बोला, हाँ ठीक है, साड़ी भी दादी ही मुझे पहनाएगी, सांवरी कहने लगी, क्योंकि मुझे अभी तक साड़ी बांधनी नहीं आती। गोपाल बोला, ठीक है। तो सांवरी बोली, अब मैं जाऊं? तो गोपाल बोला, हाँ जाओ। और फिर सांवरी तैयार होने के लिए चली गई। सांवरी जब तैयार होकर आई तो उसने लहंगे की जगह अब लाल साड़ी पहनी हुई थी। वो धीरे धीरे चल रही थी ताकि उसके सिर का पल्लू न सरके। फिर उसे औरतों ने कार में गोपाल के साथ बिठा दिया और कार चल पड़ी। जब कार गोपाल के घर पहुंची, गोपाल की माँ और बहनों ने उसे कार से उतारकर नेगाचार की विधि पूर्ण की। फिर भीतर जाकर मुंह दिखाई की रस्म के बाद पास पड़ोस की औरतें चली गईं। तब गोपाल की माँ शांति देवी ने सांवरी से कहा, बहू, रसोई छूने की रस्म भी निभा दो, क्योंकि शाम तक तो तुम अपने घर वापस चली जाओगी। सांवरी बोली, जी मुझे दादी ने सब सिखाया है कि कैसे हलवा बनाया जाता है।
मैं सब्जी पूड़ी भी सीख कर आई हूँ। माँ जी, मुझे दादी ने खाना बनाना सिखाया है, क्योंकि मेरी माँ नहीं है ना, इसलिए। तो क्या आज मैं आपको अपनी माँ मान सकती हूँ? तो सांवरी के इतना सारी बातें सब कुछ इतने भोलेपन से कह दी कि शांति की जो आंखें भर आईं, और उसने मन में सोचा कि बिन माँ की बच्ची है, कितनी भोली है, और जो सब लोग इसे मंदबुद्धि कहते हैं, कहीं से भी तो यह मंदबुद्धि नहीं लग रही। हम तो सोच रहे थे कि इसके बाप ने हमें ठग लिया, लेकिन हमने इसके बाप को ठगा है दौलत के लिए। कौन कहता है ये लड़की मंदबुद्धि है? यह तो सारी दुनिया से परे है। इसका जैसा निर्मल मन तो किसी के पास भी नहीं होगा। फिर शांति देवी ने उस दिन सच्चे मन से सांवरी को अपनी बहू स्वीकार कर लिया। उसने सांवरी को उपहार स्वरूप कंगन भेंट किए, जो उसकी सास ने उसे दिए थे। कंगन पाकर सांवरी बहुत खुश हुई। वो अपने साथ भी सबके लिए महंगे महंगे उपहार लेकर आई थी, जो उसने सबको दिए। ऐसे ही बातों बातों में पूरा दिन निकल गया। सांवरी के लौटने का समय हो गया। तब शांति देवी ने अपनी बहू सांवरी को और बेटे गोपाल के पास भेज दिया कि जाओ, वापस चले जाओ अपने मायके। वापस आकर सबसे पहले सांवरी अपनी दादी के पास पहुंची। उसने दिन भर की सारी बातें अपनी दादी को बताई। दादी को सुनकर संतोष हुआ कि सांवरी धीरे धीरे सबके दिलों में जगह बना लेगी। रात हुई। सांवरी पहली रात की तरह बिना कुछ कहे चादर फर्श पर बिछा कर सो गई। उसने आज अपना माथा सहलाने की भी जिद नहीं की, क्योंकि शायद वो आज बहुत थकी थी, इसलिए लेटते ही सो गई। गोपाल बिस्तर पर लेटते ही सांवरी को देखने लगा। उसने सोचा, कौन कहता है कि ये मंदबुद्धि है? यह तो बहुत ही समझदार है। इसने माँ के साथ कितना अच्छा बर्ताव किया। माँ भी इसे अपनाने पर मजबूर हो गई। यह मंदबुद्धि पागल तो नहीं है, बस दुनिया की चालाकी और चापलूसी से दूर है। और फिर यही सोचते सोचते गोपाल को भी नींद आ गई और वह भी सो गया। सुबह हो चुकी थी। गोपाल अभी सो रहा था। तब तक सांवरी उसके लिए चाय लेकर आ चुकी थी। गीले बाल और बसंती रंग की पारदर्शी साड़ी में आज वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। फिर उसने गोपाल को जगाया और बोली, सुनिए जी, चाय पी लीजिए। गोपाल के कानों में सांवरी की आवाज पड़ी तो वो जाग उठा, और ज्यों ही उसकी नजर सांवरी पर पड़ी तो उसे देखता रह गया, लेकिन बोला कुछ नहीं। फिर जब वो तैयार होकर नाश्ते की टेबल पर पहुंचा तो उसके ससुर जी बोले, दामाद बाबू, आप लोगों के लिए जो रानी बाग वाला बंगला है उसे तैयार करवा दिया है। आज शाम आप दोनों वहाँ शिफ्ट हो जाइए। मैं जो वो बंगला आपके नाम मैंने कर दिया है, बेफिक्र होकर आप वहाँ रह सकते हैं। गोपाल बोला, जी ठीक है, हम दोनों वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और फिर उस शाम गोपाल सांवरी के साथ रानी बाग वाले बंगले में चला गया। साथ में 4-5 भरोसेमंद नौकरों को भी गोपाल के ससुर ने भेज दिया था। अब गोपाल का खुद का बड़ा बंगला था। फिर उसके ऑफिस के दोस्तों ने पार्टी की जिद की। बोले, शादी की पार्टी तो बनती है। पहले तो गोपाल ने मना कर दिया, लेकिन फिर पार्टी के लिए राजी हो गया। उसने घर आकर यह बात सांवरी को बताई। दूसरे दिन गोपाल ऑफिस चला गया। शाम को पार्टी थी, इसलिए सांवरी ने अपनी दादी को बुलाकर सब कुछ पूछकर पार्टी का इंतजाम करवा दिया। और फिर दादी सांवरी को तैयार करके चली गई। शाम को गोपाल वापस लौटा तो उसके साथ उसके दोस्त भी थे। इधर गोपाल को लग रहा था, न जाने सांवरी ने कैसा इंतजाम किया होगा, लेकिन उसने तो घर की साज सज्जा, डाइनिंग हॉल देखा तो चकित रह गया। सांवरी ने पार्टी की सभी तैयारियां करवा दी थी। गोपाल के दोस्त बोले, यार भाभी जी को तो बुलाओ। गोपाल ने जैसे ही सांवरी को बुलाने कमरे में गया तो सांवरी बिल्कुल तैयार बैठी थी। उसने जामुनी रंग की बहुत ही सुंदर बनारसी साड़ी पहनी थी, बालों का जूड़ा बनाया था, गले में हल्का सा हार और कानों में झुमके पहने थे। उसकी सादगी ही उसकी सुंदरता थी। उसने सांवरी को समझाया कि जैसा सब कहें वैसा ही करना, वहाँ कोई ऐसी हरकत मत करना जिससे मुझे शर्मिंदा होना पड़े। सांवरी बोली, ठीक है। फिर वो दोनों बाहर आए और गोपाल ने सबको सांवरी से मिलवाया। सबने सांवरी को नमस्ते किया और बैठने को कहा। सांवरी नजरें नीची करके बैठ गई। पार्टी थी
तो गोपाल के दोस्त शराब की बोतलें भी साथ लाए थे। जाम भी बनने शुरू हो गए थे। साथ में पीना पिलाना शुरू हो। गोपाल को उसके दोस्तों ने शराब पीने को कहा तो गोपाल तो अक्सर पार्टियों में शराब पीता रहता था, उसे आदत थी। तब उसके एक दोस्त ने सांवरी के लिए भी एक पैक बनाकर उसके आगे बढ़ा दिया। बेचारी सांवरी ने जाम पकड़ा तो इस डर से वह गटागट पी गई, कहीं मना करने पर गोपाल उससे नाराज ना हो जाए। अब उसे नशा छाने लगा, चक्कर आने लगा। तो गोपाल ने देखा तो नौकरानी से इशारों में सांवरी को बेडरूम में ले जाने को कहा। सांवरी अपने बेडरूम में आ गई। उसे अब उलझन हो रही थी। वो बाथरूम में अपना मुंह धोने जाना चाहती थी। वो बिस्तर से उठी और फर्श पर गिर पड़ी। उसे होश नहीं था। उसके माथे में चोट लग चुकी थी। कुछ ही देर में पार्टी खत्म हुई। सभी दोस्त अपने घर चले गए। तब गोपाल कमरे में आया, देखा सांवरी फर्श पर गिरी पड़ी है और उसने उसे फौरन बिस्तर पर लेटाया। पानी के छींटे उसके चेहरे पर मारे। सांवरी बोली, मुझे प्यास लगी है। गोपाल फौरन रसोई में गया और नींबू पानी लेकर आया और सांवरी को पिलाया। तब सांवरी नशे में थी और बोली, आप मुझसे गुस्सा तो नहीं है न? मैंने आपको सबके सामने शर्मिंदा तो नहीं किया? वहाँ कोई मुझे पागल तो नहीं कह रहा था ना? यह सुनकर गोपाल की आंखें भर आईं और उसने सोचा, नशे में भी बस मेरा ही ख्याल है इसे। फिर वह बोला, सांवरी से बोली, पता नहीं मैं आपका दिल कब जीत पाऊंगी। तुम मेरा दिल क्यों जीतना चाहती हो? गोपाल ने पूछा। तो सांवरी बोली, दादी कहती है जब पति का दिल जीत लेते हैं तो पति प्यार करने लगता है। मुझे आपका प्यार चाहिए, इसलिए सांवरी बोली। गोपाल बोला, अच्छा अब तुम सो जाओ। सांवरी बोली, तो आप मेरा सिर सहला दीजिए। और फिर गोपाल ने सांवरी का सिर अपनी गोद में लेकर सहलाने लगा और सांवरी को नींद आ गई। सांवरी के सो जाने के बाद गोपाल भी बिस्तर पर ही उसकी बगल में लेट गया। सुबह होने को थी। शराब का असर था, इसलिए उसी वक्त जो सांवरी ने करवट ली और गोपाल के सीने पर सिर रख दिया। गोपाल सांवरी के कोमल स्पर्श से सिहर उठा। उसने उसे अपनी बाहों में भर लिया और फिर उसे देखने लगा। गोपाल अपनी पत्नी को देख रहा था और सांवरी की नींद टूटी और उसने गोपाल की खुमारी में ही सांवरी बोली, मैं रात भर आपके बिस्तर पर सोई रही, मुझे पता ही नहीं चला रात को क्या हुआ। मुझे कुछ याद नहीं। पार्टी में मेरा सिर चकराने लगा, फिर उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं। गोपाल बस सांवरी को देखे जा रहा था। उसने मन में सोचा, एक पल को क्या हो गया था मुझे। मैं और सांवरी को स्पर्श करने जा रहा था। छी छी, मैं अपनी भावनाओं को भी काबू में नहीं रख पाया। फिर उसने सोचा, आखिर मैं एक पुरुष हूँ और फिर सांवरी पराई औरत तो नहीं, मेरी पत्नी है। उसे स्पर्श करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन पता नहीं मेरे छूने पर सांवरी क्या प्रतिक्रिया देती। उसे पति पत्नी के रिश्ते के बारे में कुछ पता भी है या नहीं। अच्छा हुआ वो जाग गई। फिर सांवरी बोली, आप सच में बहुत अच्छे हैं जो आपने जो मुझे बिस्तर पर लेटने दिया। सांवरी की बातें सुनकर गोपाल सोचने लगा, इसके बाप का घर, इसके बाप का बिस्तर और इसके मन में यह है ही नहीं कि ये सब कुछ उसका है। मेरा कुछ भी नहीं है। एक मैं हूँ जो कितना स्वार्थी हूँ, अपने स्वार्थ के लिए इससे शादी कर ली। तब गोपाल ने सांवरी से कहा, आज से तुम बिस्तर पर ही सोना, फर्श पर नहीं। तो सांवरी ने पूछा, तो क्या आप फर्श पर सोएंगे? तो गोपाल बोला, नहीं, मैं भी इस बिस्तर पर सोऊंगा। सांवरी कुछ नहीं बोली। दिन ऐसे ही बीत रहे थे। अब गोपाल सांवरी से इतना नहीं चिढ़ता था। वो कोई गलती करती तो प्यार से समझा देता। सांवरी की दादी कभी कभी उसे डॉक्टर के पास ले जाती और डॉक्टर से कहती कि इसे पति पत्नी के संबंधों के बारे में कुछ समझाएं। डॉक्टर बड़े प्यार से सांवरी की बातें सुनती और फिर उसे समझाती। सांवरी भी समझ जाती। डॉक्टर की बात सुनकर सांवरी हर चीज में निपुण हो रही थी। वो अपनी साज सज्जा पर ध्यान देने लगी। गोपाल उसे देखता और देखते ही रह जाता, लेकिन उससे सांवरी को छूने का जो हिम्मत नहीं पड़ती। ऐसे ही देखते देखते करवा चौथ आ पहुंची। तब जो शांति देवी ने, जो उसकी सास थी, सांवरी को एक दिन के लिए घर बुला लिया। बोली, बहू का पहला करवा चौथ है, हमारे घर में ही व्रत को करेगी तो गोपाल ले आएगा। और गोपाल सांवरी के संग अपने घर चला गया। उस दिन शांति देवी ने सांवरी से कहा,
बहू खाना वाना जल्दी निपटा लो, फिर मेहंदी भी तो लगानी है। लेकिन सांवरी बोली, मुझे मेहंदी लगानी नहीं आती। तब गोपाल की छोटी बहन अंजू बोली, भाभी आप चिंता न करो, मैं आपके हाथों में जो मेहंदी रचा दूंगी। फिर दिन भर ऐसे ही तैयारियों में बीत गया। शांति देवी ने सांवरी के लिए लाल साड़ी, सुहाग का सामान खरीदा। फिर रात को खाना निपटाने के बाद मेहंदी लगाने की बारी आई। सांवरी के हाथों, दोनों हाथों में जो अंजू ने सुंदर सी मेहंदी लगाई। कुछ देर तक सब लोग टीवी देखते रहे और शांति देवी बोली, चलो भाई सब अपने अपने कमरे में जाओ, सोने का समय हो गया है, सुबह जल्दी उठना होगा। बहू, ये रहा सेव और जग भर पानी, 12 बजने से पहले ये सेव खा लेना और खूब सारा पानी पी लेना, फिर दिन भर पानी नहीं मिलेगा। जो सांवरी ने भी घड़ी देखी और बोली, अभी तो 10 बजे हैं, 2 घंटे हैं अभी। तो शांति देवी बोली, हाँ तो जा अपने कमरे में और आराम कर ले तब तक। और फिर सांवरी अपने कमरे में आ गई तो बाहर ही शांति ने गोपाल से कहा कि गोपाल, वो तो नादान है, भोली है, तू सो मत जाना, 12 बजने से पहले उसे सेव खिला देना और ढेर सारा पानी पिला देना। तब गोपाल बोला, माँ मैं अलार्म लगा देता हूँ, उसे उठाकर पानी पिला दूंगा। फिर गोपाल अपने बाबूजी से बातें करने में मस्त हो गया। काफी देर बाद वो कमरे में आया, अलार्म लगाया और बिस्तर पर आकर लेट गया। तब तक सांवरी सो चुकी थी। आज उसने साड़ी पहनी थी क्योंकि वो आज ससुराल में थी और उसकी दादी ने समझाया था, जब ससुराल में रहा करो तो साड़ी पहना करो। गोपाल सांवरी की बगल में लेट गया, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। वो बस सांवरी के चेहरे को देख रहा था। सांवरी साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसे अपनी पत्नी पर प्यार आने लगा। उसने जैसे ही अपनी पत्नी को बाहों में भरा, उसकी पत्नी सांवरी बड़ी जोरों से बहुत तेज कराई और उसका करहाना गोपाल को जो हर्ट कर गया, वह उसने अलग कर दिया और वह बहुत तेज करहा रही थी। वह बोली करवट लेने के लिए। गोपाल बोला, तो मैं क्या करूं? और उसने दूसरी तरफ मुंह करके लेट गया। तभी सांवरी बोली, सुनिए जी। गोपाल बोला, क्या है? तो सांवरी बोली, देखिए ना मेरी पीठ में बहुत दर्द हो रहा है। गोपाल जो क्रोध में था और बोला, तो मैं क्या करूं? तो सांवरी बोली, देखिए ना बहुत दर्द हो रहा है। सांवरी फिर बोली। तब गोपाल उठा और सांवरी की पीठ देखी। उसने देखा कि साड़ी की सेफ्टी पिन खोलकर उसकी पीठ की गहराई में चुभ गई और खून बह रहा था। तब गोपाल को समझ आया कि सांवरी के करहाने की वजह उसका छूना नहीं बल्कि सेफ्टी पिन था। फिर गोपाल सांवरी पर चिल्लाया, जब ये पिन तुम्हें चुभ रहा था तो तुम बोली क्यों नहीं? तो सांवरी ने बड़े भोलेपन से कहा, मैंने सोचा कहीं आप नाराज हो गए तो सांवरी गोपाल बोला, तुम बहुत पागल हो सच में ही। और फिर हंसते हुए उसने सांवरी को अपने गले से लगा लिया और अलार्म बज गया। फिर गोपाल ने सांवरी से सेब खाने और पानी पीने को कहा। उसके बाद उसने उसके घाव पर एंटीसेप्टिक क्रीम लगाई और उसे अपने सीने से लगा लिया। सुबह हुई तो सांवरी नहा धोकर तैयार हो चुकी थी। गोपाल अभी भी अपने कमरे में सोया पड़ा था। दोनों सास बहू नाश्ते की तैयारी में लग गईं। नाश्ता बन गया, तब तक गोपाल भी तैयार होकर आ चुका था। तो शांति देवी बोली, बेटा बहू चल सबके लिए नाश्ता लगा दे, फिर रसोई साफ करके शाम की पूजा के लिए भी तो खाना बनाना होगा। इसलिए तो मैंने नाश्ता थोड़ा हैवी सा बना दिया है ताकि दोपहर के खाने से छुट्टी मिल जाए। वैसे भी आज तो बहुत काम है, ऊपर से हम दोनों का निर्जला उपवास रखना है। सबको नाश्ता करवाने के बाद तू थोड़ी देर आराम कर ले, जब काम होगा तो मैं तुझे बुला लूंगी। तुझे इतना काम करने की आदत नहीं है ना, और ऊपर से आज तेरा पहला करवा चौथ का उपवास है। तो सांवरी बोली, ठीक है माँ जी, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही कर लूंगी। और ये क्या है? शांति देवी बोली, तूने गहने भी नहीं पहने, आज शाम को पूरा श्रृंगार करके तैयार रहना। सांवरी बोली, जी माँ। और इतना कहकर सांवरी सबके लिए नाश्ता लगाने लगी। फिर उसने रसोई के सारे काम निपटाए। फिर उसने कमरे में आराम करने आ गई। कमरे में गोपाल पहले से ही बैठा क्योंकि आज उसने ऑफिस से छुट्टी ले ली थी। जैसे ही उसने सांवरी को देखा, पूछा, तुम्हारी पीठ का घाव कैसा है? सांवरी बोली, अभी दर्द है। एंटीसेप्टिक क्रीम लगाई? गोपाल ने पूछा। सांवरी बोली, मेरा हाथ नहीं पहुंचता। गोपाल बोला, लाओ मैं लगा देता हूँ।
तो गोपाल ने जो सांवरी के घाव पर क्रीम लगाई और पूछा, प्यास तो नहीं लग रही? सांवरी ने कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। गोपाल कहने लगा, व्रत ना रख पाओ तो बता देना, यह सब फालतू की बातें हैं। पत्नी के भूखा रहने से पति की उम्र बढ़ती है भला? सांवरी बोली, नहीं जी, आप ऐसी बातें ना करें, आपके लिए सब कुछ कर सकती हूँ। तो सांवरी बोली, क्यों? गोपाल बोला, मेरे लिए सब कुछ क्यों कर सकती हो? सांवरी बोली, दादी कहती है जो पत्नी अपने पति को प्यार करती है वो उसके लिए कुछ भी कर सकती है। गोपाल ने पूछा, इसका मतलब तुम मुझसे प्यार करती हो? सांवरी बोली, पता नहीं। गोपाल बोला, पता नहीं क्या मतलब? तो सांवरी बोली, दादी कहती है जो अच्छी लड़की होती हैं वो अपने पति से ऐसा नहीं कहती कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। सांवरी ने कहा। तो गोपाल ने पूछा, तो कैसे कहती हैं? तो सांवरी बोली, मुझे नहीं मालूम, और उसने पल के नीचे झपका ली। मधुसूदन बोला, मैं बताऊं? सांवरी बोली, हाँ बताइए। मधुसूदन ने जो उसको अपनी बाहों में भर लिया और सांवरी ने शर्माते हुए अपना चेहरा अपनी हथेलियों में छुपा लिया। मधुसूदन बोला, अरे तुम तो शर्मा गई। तो वह इतने में ही मधुसूदन की बहन अंजू ने कमरे के बाहर से आवाज दी, भाभी आप सो तो नहीं गई, मैं अंदर आ जाऊं? तो सांवरी बोली, हाँ हाँ अंजू आओ ना। और अंजू कमरे में आ गई और अंजू कहने लगी, भाभी ये 4 सेट कांच की चूड़ियाँ लाई हूँ, देखिए ना आपकी साड़ी से कौन सी ज़्यादा मैच करती है, जो साड़ी आप पूजा में पहनने वाली हैं। तो सांवरी बोली, ठीक है, मैं साड़ियाँ निकाल लेती हूँ, वैसे मैंने 2 साड़ियाँ चुनी थी, जो ज़्यादा अच्छी लगेंगी वही पहन लूँगी, साड़ियाँ देखकर ही ठीक से पता लगेगा। फिर उसने जो सांवरी ने जो चूड़ियाँ साड़ी से ज़्यादा मैच कर रही थी, चूड़ियाँ का वह सेट रख लिया, बाकी सेट उसने वापस कर दिया। चूड़ियों के बाकी सेट लेकर अंजू कमरे से चली गई और सांवरी ने आराम नहीं किया, वो अपने गहने निकालने लगी जिन्हें वो पूजा में पहनना चाहती थी। वो अपने ऊपर लगाकर आईने में देखती, जो उसे ना पसंद आता वो साइड में रख देती। फिर उसने दोनों साड़ियाँ निकाली, पहली अपने ऊपर डालकर देखी तो उसने गोपाल से पीछे से इशारा करके कहा कि ये अच्छी नहीं है, तो सांवरी ने उसे साइड पर रख दिया। फिर उसने दूसरी साड़ी डालकर देखी तो गोपाल इशारों में बोला, ये बहुत अच्छी है, तो सांवरी ने अपने श्रृंगार का सामान एक तरफ ही रखा था। फिर उसने शांति जी ने आवाज दी, बहू आजा, अब पूजा की तैयारी शुरू होने वाली है। तो सांवरी बोली, जी माँ अभी आई, और इतना कहकर सांवरी अपने कमरे से बाहर आ गई। तो कहने लगी, अब क्या करना है माँ, कहिए। तो शांति देवी बोली, हाँ सब बताती हूँ, तू रसोई में चल। अब सांवरी रसोई में चली गई तो शांति देवी गोपाल के पास जाकर बोली, क्यों रे, बहू के लिए कुछ उपहार लाया कि नहीं? गोपाल बोला, उपहार, वो किस लिए? शांति देवी बोली, वो इसलिए, इसका पहला करवा चौथ है, तो तू उसे उपहार नहीं देगा? तो गोपाल बोला, मुझे तो पता नहीं था, इसलिए नहीं लाया। तो शांति देवी बोली, अब खड़ा हो जा और बाजार जाकर उसके लिए कुछ ले आ। तब गोपाल बोला, लेकिन माँ क्या लाऊं, तुम ही मुझे बता दो तो मैं ले आऊंगा। शांति देवी बोली, मंगलसूत्र ले आ, यही अच्छा रहेगा। तो गोपाल बोला, ठीक है, मैं अभी बाजार जाता हूँ। और इतना कहकर गोपाल बाजार जाने को तैयार होने लगा। फिर शांति देवी रसोई में सांवरी के पास चली आई। शाम होने को थी, पूजा की सारी तैयारियां निपट चुकी थी। तब शांति देवी सांवरी से बोली, जा बहू, अब तू जाकर तैयार हो जा, फिर कथा भी तो करनी है, चांद निकलने का समय है, मैंने पूछ लिया है, रात 8 बजे तक निकलेगा। और सुन, जब तैयार हो जाना तो आज सिंदूर से मांग अपने हाथ से मत भरना, गोपाल से भरवाना, और फिर जब वो तेरी मांग भरे तो तू उसके पैर छूना। सांवरी बोली, ठीक है माँ, मैं ऐसा ही करूँगी। और इतना कहकर सांवरी अपने कमरे में आकर हाथ मुंह धोकर तैयार होने लग गई। अब उसे ठीक से साड़ी बांधनी आने लगी थी, और जब वो लाल बनारसी साड़ी और सारे गहने पहनकर तैयार हुई तो किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। और अब उसे अपनी मांग गोपाल से भरवानी बाकी रह गई थी। उसकी दादी ने सांवरी से कहा था, कभी भी अपने पति को किसी के सामने बुलाना हो तो खुद मत बुलाना, किसी और से कहकर अपने पास बुलवा लेना। इसलिए उसने अपनी ननंद अंजू को आवाज दी और कहा, जरा अपने भैया को बुला दो। अंजू ने जाकर गोपाल से कहा कि भाभी बुला रही है। गोपाल कमरे में आया
उसने सांवरी को इस रूप में देखा तो एक पल को बुत बनकर रह गया। तब सांवरी ने पूछा कि क्या हुआ, आप शांत क्यों खड़े हैं? तो गोपाल ने पूछा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही तुम्हें देखकर। तुम बताओ कि क्यों बुलाया था मुझे? सांवरी बोली, जी माँ ने कहा है कि मांग में सिंदूर आज आपके हाथों से लगवाऊं। गोपाल बोला, और क्या क्या कहा माँ ने? तो सांवरी बोली, जी बस इतना ही कहा है। गोपाल बोला, तो फिर लाओ सिंदूरदानी, तुम्हारी मांग भर दूं। और फिर सांवरी ने गोपाल के हाथों में सिंदूरदानी थाम दी। फिर गोपाल ने सांवरी की मांग में सिंदूर भरा तो सांवरी ने फौरन ही गोपाल के पैर छू लिए। गोपाल ने सांवरी को उठाया और कहा, हमेशा ऐसे ही खुश रहो। सांवरी मुस्कुराते हुए जो माँ जी और बाबूजी के पैर छूने कमरे में बाहर जाने लगी तो गोपाल बोला, जरा रुको। तो सांवरी बोली, जी कहिए। तो गोपाल बोला, तुम्हारे बालों के लिए मोगरे की लड़ियां लाया था, लाओ तुम्हारे जोड़े में सजा दूं। गोपाल ने कहा। तो सांवरी बोली, सच? मुझे तो मोगरे का गजरा बहुत पसंद है, हाँ जल्दी से लगा दीजिए मेरे बालों में। और इतना कहकर सांवरी खुश होकर जो गोपाल के हाथों अपने बालों में गजरा लगवाने लगी। जब तैयार होकर बाहर निकली तो उसने पहले बाबूजी के पैर छुए और फिर अपनी सास के पैर छूने उनके कमरे में पहुंची, जहाँ शांति देवी जी पूजा की सारी तैयारियां कर रही थी। फिर सांवरी शांति देवी से बोली, देखिए माँ जी, वो मेरे लिए गजरा लाए हैं। अब शांति देवी बेचारी क्या बोलती, बहू की नादानी पर और बेटे की दीवानगी पर मुस्कुरा दी बस। लेकिन मन में सोचा, नालायक की अभी खबर लेती हूँ, एक गजरे में ही टरका दिया बहू को। मैंने तो सोने का मंगलसूत्र लाने को कहा था। फिर शांति देवी गोपाल के पास पहुंची और पूछा, तूने उसे गजरे में ही टरका दिया, मंगलसूत्र कहाँ है? गोपाल थोड़ा शर्माया और सिर खुजलाते हुए बोला, माँ वो तो बाद के लिए बचा कर रखा है। तब शांति देवी बोली, हाँ समझ गई बेशर्म, माँ का लिहाज भी नहीं करता। और शांति जो गोपाल के कमरे से चली गई। शाम को सांवरी के पिताजी सबके लिए उपहार लेकर आए, जो सबके लिए सांवरी की दादी ने भेजे थे। अपने पिता को देखकर सांवरी बहुत खुश हुई। सांवरी के पिता कुछ देर बैठे और चाय पीकर वापस चले गए। कुछ देर बाद सांवरी की तीनों ननदें और उसकी सासू माँ सांवरी तैयार होकर आ चुके थे। पूजा शुरू हुई। अंजू ने कथा बाँच दी थी। अब कथा निपट चुकी थी। तब सांवरी ने सबके पैर छूकर आशीर्वाद लिया और शांति देवी ने उसे सोने की अंगूठी के साथ एक साड़ी और श्रृंगार का सामान भेंट किया और आशीर्वाद देते हुए बोली, बेटी तेरा सुहाग हमेशा यूं ही बना रहे, जल्द से जल्द तेरी गोद हरी हो जाए। और कथा होते होते चांद निकलने का समय हो चुका था। तब सब छत पर पहुंचे। कुछ ही देर में चांद निकल आया तो शांति देवी और सांवरी ने चांद की पूजा की। चांद को अर्घ्य देने के बाद अपने अपने पतियों के पैर छुए। फिर दोनों ने अपनी अपनी पत्नियों को जल पिलाकर उनका व्रत तुड़वाया। फिर सबने साथ बैठकर रात का भोजन किया। फिर सांवरी की तीनों ननदें बोली, माँ और भाभी आप दोनों आराम करो, अभी सारा काम हम निपटा लेंगे। फिर सांवरी अपने कमरे में आराम करने पहुंची और जैसे ही अपने गहने उतारने को हुई वैसे ही कमरे में गोपाल आ पहुंचा और बोला, पहने रहो ये सब, बहुत अच्छी लग रही हो, तुम्हारे लिए कुछ और भी लाया हूँ। सांवरी शर्माते हुए बोली, क्या लाए हो आप मेरे लिए? तो गोपाल बोला, पहले आंखें बंद करो फिर बताता हूँ। तो सांवरी ने आंखें बंद कर ली। गोपाल ने उसके गले में मंगलसूत्र डाल दिया। गोपाल बोला, अब आंखें खोलो। सांवरी ने आंखें खोली और मंगलसूत्र को देखते ही बोली, बहुत ही सुंदर है। क्योंकि अब सांवरी पति पत्नी का रिश्ता क्या होता है वो समझ चुकी थी। अब कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए और फिर एक दिन सांवरी चक्कर खाकर गिर पड़ी। गोपाल घबरा गया। उसने फौरन डॉक्टर को टेलीफोन करके बुलाया। डॉक्टर ने सांवरी का चेकअप किया तो गोपाल से बोली, डॉक्टर बधाई हो, आप पिता बनने वाले हैं, सांवरी माँ बनने वाली है। यह खबर सुनकर गोपाल खुशी के मारे फूला नहीं समाया। सांवरी का चेहरा भी शर्म से लाल हो गया। उस दिन दोनों पति पत्नी बहुत खुश हुए और अपने अपने परिवार को यह खुशखबरी सुनाई। यह खबर सुनकर दोनों परिवारों के बीच खुशियां छा गईं। लेकिन जब यह खबर सांवरी के पिता हरदयाल के भतीजे तेज प्रताप यानी सांवरी के चचेरे भाई तक पहुंची तो उसे यह बिल्कुल भी हजम नहीं हुई, क्योंकि तेज प्रताप का तो सालों से यह लगता था कि उसकी चचेरी बहन तो पागल है, मंदबुद्धि है, भला उससे कौन शादी करेगा।
और फिर चाचा जी को तो अपनी सारी जायदाद और कारोबार उसके नाम करना पड़ेगा। लेकिन जब गोपाल ने सांवरी से शादी कर ली थी तो उसके मंसूबों पर पानी फिर गया। लेकिन जब उसने सुना कि सांवरी माँ बनने वाली है तो उसको तो जैसे करंट का झटका सा लग गया। उसी वक्त वो हरदयाल जी के घर आकर उनसे बहस करने लगा और बोला, चाचा जी ये मत समझाइए कि मैंने हार मान ली है। आप जिस दौलत और कारोबार पर नाक की तरह कुंडली मार कर बैठे हैं वो दौलत मेरे पिताजी की थी। उनके मरने से पहले उनकी वसीयत पर जाली हस्ताक्षर करवाकर आपने धोखे से सारी दौलत हड़प ली। मैं आपसे अपनी दौलत और कारोबार लेकर रहूंगा। तो हरदयाल जी बोले, बेटा तेरे कर्म देखकर ही भाई साहब ने फैसला किया था कि तुझे उसकी जायदाद से कुछ नहीं मिलेगा। तेरा रात रात भर अय्यासी करना, बार और कसीनों में पैसा उड़ाना उनकी बर्दाश्त से बाहर हो रहा था, इसलिए उन्होंने सब मेरे नाम कर दिया। मैंने तेरे साथ कोई धोखा नहीं किया। बड़े भाई साहब ने अपनी मर्जी से अपनी वसीयत लिखी थी और उसमें मेरा कोई हाथ नहीं। हरदयाल जी बोले। तेज प्रताप चीख उठा, बोला, झूठ बोलते हैं आप चाचा जी। हरदयाल जी बोले, नहीं यही सच है। यह सब सांवरी की दादी ने भी सुन रही थी और वह भी बाहर आकर तेज प्रताप से बोली, शर्म नहीं आती तुझे अपने चाचा पर झूठे इल्जाम लगाते हुए? पहले अपने कर्म देख, तूने अपने बाप के साथ कैसा व्यवहार किया। तेरे गुनों के कारण ही तो वो दुनिया से जल्दी चला गया। तेज प्रताप बोला, दादी आप भी अपने छोटे बेटे के पक्ष लेने आ गई। तब दादी कहने लगी, क्यों ना लूं अपने बेटे का पक्ष, मैं तो खूब उसका पक्ष लूंगी, क्योंकि वो दोषी नहीं, दोषी तू है। इस पर दोष थोप कर तू अपने पापों पर पर्दा डालना चाहता है, निर्लज अय्यास कहीं का। उसकी दादी तेज आवाज में बोल रही थी। तो वह कहने लगा, चाचा जी आपको क्या लगता है उस पागल की शादी करवाकर आप सारी दौलत उसके नाम कर देंगे? ये कभी नहीं हो सकता। आप अभी मुझे जानते नहीं हैं, मैं क्या कर सकता हूँ, तेज प्रताप ने कहा। तो जो उसकी दादी कहने लगी, चुप कर नालायक, अपनी बहन के बारे में ऐसी बातें करता है, तुझे लिहाज नहीं आई? तेज प्रताप बोला कि वो मेरी बहन नहीं है, वो मेरी बहन नहीं दुश्मन है। तेज प्रताप चीख कर बोला। तो उसकी दादी बोली, तू पागल हो गया, तुझे सही और गलत का कुछ भी पता नहीं है, इसलिए तू ऐसी बातें कर रहा है, हैं? आप लोगों ने उसकी शादी करवा कर अच्छा नहीं किया। तेज प्रताप गुस्से में चिल्ला रहा था। तब हरदयाल जी बोले, तो क्या आप तेरी सलाह लेकर करेंगे, हमें क्या करना है? तो तेज प्रताप बोला, मेरी दौलत आप यूं ही सांवरी के नाम नहीं कर सकते। तो हरदयाल जी बोले, जिस दिन तू अपनी आदतें सुधार कर एक अच्छा इंसान बन गया उसी दिन मैं तेरी जायदाद तुझे लौटा दूंगा। तो वह कहने लगा, देखिएगा एक ना एक दिन मैं अपनी जायदाद तो आपसे लेकर रहूंगा, फिर इसके लिए मुझे चाहे जो भी करना पड़े। और इतना कहकर तेज प्रताप वहां से चला गया। तेज प्रताप तो चला गया, लेकिन अपनी दादी और हरदयाल जी और सांवरी के लिए चिंता बनाई। न जाने तेज प्रताप अब क्या करने वाला है। उन्हें काफी चिंता हो गई। दिन यूं ही गुजर रहे थे। सांवरी के अब 3 महीने गुजर चुके थे। सांवरी की सास और उसकी दादी जो बीच बीच में उसके घर आकर उसे हिदायतें देकर चली जाती और सांवरी सावधानी पूर्वक उन बातों का ख्याल रखती। गोपाल भी बराबर सांवरी का ख्याल रखता, उसे हमेशा खुश रखने की कोशिश करता। सांवरी भी गोपाल के सानिध्य में खिल रही थी। दोनों की दुनिया में केवल बाहर ही बाहर थी, दुखों का कोई नामो निशान नहीं था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। गोपाल के ऑफिस में एक नई लड़की का आगमन हुआ जिसका नाम नैना था। उसने गोपाल से जान पहचान बढ़ा ली। गोपाल ने भी उससे दोस्ती कर ली। नैना के लिए सब नया था, इसलिए उसने गोपाल से कहा कि आप मुझे यहाँ के बारे में जानकारी दे दें, यहाँ के लोग कैसे हैं। गोपाल इस बात से बिल्कुल बेखबर था कि नैना को उससे दोस्ती करने को तेज प्रताप ने कहा है। तेज प्रताप ने इस काम के लिए नैना को मुंह मांगे रुपए दिए थे। तेज प्रताप चाहता था कि नैना गोपाल को अपने प्यार के जाल में फांसकर उसकी चचेरी बहन सांवरी का घर तोड़ दे। गोपाल एक बार चरित्रहीन घोषित हो गया तो उसका रास्ता आसान हो जाएगा, जिससे हरदयाल जी टूट जाएंगे और फिर वो गोपाल से नफरत करने लगेंगे। फिर वो अपनी सारी जमीन जायदाद गोपाल के नाम नहीं करेंगे। तब तेज प्रताप ही उनकी सारी दौलत और कारोबार का इकलौता वारिस होगा। धीरे धीरे नैना ने गोपाल से और भी नज़दीकियां बढ़ा ली। वो उसे अकेला नहीं छोड़ती, ऊपर से सांवरी के प्रसव के दिन भी नज़दीक आ जा रहे थे।
गोपाल अब धीरे धीरे सांवरी का ध्यान रखना भी छोड़ रहा था। इससे सांवरी उदास रहती, लेकिन वो गोपाल से इसकी वजह नहीं पूछती। जब कभी सांवरी की सास शांति उसके पास आती तो उसे अपने पति के बारे में झूठ कह देती। अपनी दादी से भी अपने पति की शिकायत नहीं करती। जब गोपाल घर लौटता तो सांवरी का हालचाल भी नहीं पूछता और बिस्तर पर मुंह फेर कर सो जाता। इससे सांवरी का कोमल मन अधिक व्यथित हो जाता। दिन बीत रहे थे और सांवरी अपने पति को खुद से दूर जाता हुआ देख रही थी। कभी कभी वो गोपाल की तस्वीर को अपने सीने से लगाकर खूब रोती। भगवान के मंदिर के आगे भी आंसू बहाती। इधर एक रात नैना ने गोपाल को अपने घर पार्टी पर बुलाया। गोपाल तैयार हो गया। दोनों ने पार्टी की और शराब भी पी। तब नैना गोपाल से बोली, गोपाल, मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। गोपाल को जो शराब पीने के बाद होश नहीं था, वो बोला, लेकिन मैं तो शादीशुदा हूँ। नैना बोली, तो क्या हुआ, शादी के बाद लोग और रिश्ते में ही तो रखते हैं। तब गोपाल बोला, लेकिन ऐसे रिश्ते का अंजाम बहुत बुरा होता है। गोपाल ने कहा। तो नैना बोली, सब कहते हैं तुम्हारी बीवी तो वैसे भी आधी पागल है। गोपाल बोला, तुम कहना क्या चाहती हो कि तुम्हारे लिए मैं अपनी बीवी से दगाबाजी करूं? इतना गिरा हुआ नहीं हूं मैं। तो नैना बोली, तुम अपनी बीवी को देखो और मुझे देखो, कहीं से भी मुझ में मेल नहीं खाती। वह कहाँ और मैं कहाँ। गोपाल बोला, तुमने सही कहा, तुम उससे मेल नहीं खाती। उसका मन हीरे की तरह पारदर्शी है, तुम्हारा मन कोयले की तरह काला है। मैं यहाँ और नहीं बैठ सकता, मैं अपने घर जा रहा हूँ। इतना कहकर गोपाल सुनैना के घर से चला आया। गोपाल जब सुनैना के घर से चला तो नैना को इस तरह गोपाल का जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसने मन में सोचा कि उस पागल के लिए गोपाल मुझे ठुकरा रहा है, उसकी इतनी हिम्मत, मैं इस बात का बदला गोपाल से जरूर लेकर रहूंगी। और फिर दूसरे ही दिनों तेज प्रताप से मिली और उससे बोली, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन वो मेरे हाथ आता ही नहीं है। तुझे? तेज प्रताप बोला, मैंने इस काम के लिए मुंह मांगे दाम दिए हैं। जब तू एक मर्द को अपने काबू में नहीं कर सकती तो तेरी ये खूबसूरती किस काम की? नैना बोली, अरे उस पागल को वह बहुत प्रेम करता है, उसे धोखा नहीं दे सकता। तो तेज प्रताप ने कहा, तो तू यह क्या कह रही है? मुझे मेरी दौलत वापस पाने के लिए गोपाल को सबकी नज़रों में गिराना ही होगा। नैना बोली, मैंने तो सब करके देख लिया लेकिन वो फिसला ही नहीं। कुछ भी हो, तुझे उसे पटाना ही होगा। तेज प्रताप ने नैना से कहा, किसी भी हाल में तुझे ये काम करना है। ये है तो बिल्कुल ही नामुमकिन, पर वो मेरी अदाओं पर नहीं फिसला तो क्या करूं? रात की हरकत के बाद तो शायद वो मेरा मुंह भी देखना पसंद ना करेगा। नैना बोली। तेज प्रताप बोला, तुम ऐसा करो, तुम उससे जाकर माफ़ी मांग लो। सुनैना बोली, ये तुम क्या कह रहे हो? वो मुझसे बहुत ज़्यादा गुस्सा है, मुझसे वो माफ़ नहीं करेगा। तेज प्रताप बोला, कर देगा, तुम उसके घर जाकर उससे माफ़ी मांग लो, वो सच में तुम्हें माफ़ कर देगा। नैना बोली, तो ठीक है, मैं कोशिश करूँगी, अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर नैना वहाँ से चली गई। फिर दूसरे दिन नैना ने गोपाल के ऑफिस में जाकर उससे मिली। गोपाल ने जैसे ही नैना को देखा तो उससे किनारा कर लिया। नैना ने मन में सोचा कि गोपाल कुछ ज़्यादा ही गुस्सा हो गया है रात वाली बात से, इसे मनाने के लिए कोई और तरीका निकालना होगा। फिर एक शाम वो तेज प्रताप के कहे अनुसार उसके घर माफ़ी मांगने गई, लेकिन वो उस समय घर पर नहीं था। सांवरी को लेकर डॉक्टर के पास उसके चेकअप के लिए गया था। सुनैना मायूस होकर उसके घर से चली आई। फिर ऐसे ही कई दिन बीत गए, लेकिन जब भी गोपाल ने नैना को कोई भाव नहीं दिया। फिर एक दिन लंच के समय नैना ने गोपाल को अकेला देखा और उसके पास जाकर बोली, कब तक रूठे रहोगे गोपाल, माफ़ भी कर दो। तो गोपाल बोला, तुम्हारी हरकत माफ़ करने लायक नहीं थी। नैना बोली, ठीक है भाई, गलती हो गई, प्यार ना करो लेकिन दोस्त तो होने का हक दे दो। गोपाल बोला, तुम्हें तो मैंने दोस्त माना था, लेकिन तुमने अपने दोस्त से कोई ऐसी बात कहता है भला जो तुमने उस रात कही? गोपाल बोला। नैना बोली, मैं बहक गई थी, मैं शायद तुम्हें पसंद करने लगी हूँ और कुछ नहीं। गोपाल बोला, जब तुम्हें पता है कि मैं शादीशुदा हूँ तब भी तुमने ऐसी बात कही? तब वह कहने लगी, कहा ना गलती हो गई, अब माफ़ भी कर दो। नैना ने कहा। तो गोपाल बोला, ठीक है, जाओ, माफ़ किया, लेकिन आइंदा ऐसी गलती फिर कभी ना हो। नैना बोली, कभी नहीं होगी। और फिर गोपाल और नैना फिर से पहले की तरह दोस्त बन गई। नैना इस बार गोपाल की जिंदगी में और भी खतरनाक इरादों के साथ आई थी। इस बात से गोपाल बेखबर था। उसे इस बार नैना और भी जहरीली चाल चलने वाली है बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था।
अब नैना कभी कभी गोपाल के साथ उसके घर भी जाती और उससे सांवरी के सामने भी दोस्ताना व्यवहार दिखाती। यह सब सांवरी को जलाने के लिए कर रही थी, जिससे कि सांवरी गोपाल से शिकायत करे और उन दोनों के बीच कलह हो। लेकिन जैसा नैना सांवरी को समझ रही थी, सांवरी बिल्कुल भी वैसी नहीं थी। वो बिल्कुल ही संयमी और पारदर्शी हृदय वाली थी। नैना का यूं गोपाल के संग अतरंग होना उसे अच्छा तो नहीं लगता था, लेकिन वो गोपाल से कहती भी कुछ नहीं थी। कभी कभी बातों बातों में नैना गोपाल के गले लग जाती। जहाँ गोपाल बैठा होता तो वहीं बैठती वह हर संडे गोपाल के साथ गुजारती। कभी तो उसके घर लंच पर आ जाती, कभी उसे अपने साथ शॉपिंग पर ले जाती। सांवरी से यह कहती कि तुम भी साथ चल लो, लेकिन तुम्हें इस हालत में बाहर ले जाना ठीक नहीं है ना। इन दिनों तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। तुम्हारा होने वाला बच्चा सही सलामत रहे, इसके लिए तुम्हारा घर पर रहना ज़्यादा ठीक होगा। फिर सांवरी नैना की बात सुनकर अपना मन महसूस कर रह जाती। उसकी आंखों के सामने उसके पति को छीनने की कोशिश कर रही थी और वो चुपचाप भी कुछ भी नहीं कर सकती थी। अब उसे ये लगने लगा कि वो मंदबुद्धि है ना, इसलिए उसका पति उसका ख्याल नहीं रखता। नैना को देखो कि वो कितनी होशियार है, तभी तो उसका पति उसके साथ कितना खुश रहता है, और मैं कभी भी अपने पति को खुश नहीं रख सकती, इसलिए यही मेरे भाग्य में लिखा है। यह सोच सोचकर सांवरी मन ही मन घुलने लगी। लेकिन गोपाल का मन तो अभी भी आईने की तरह बिल्कुल साफ था। उसे तो नैना की चालें समझ नहीं आ रही थी और ना ही सांवरी के मन के भाव। उसके लिए तो हर दिन एक जैसा था। उधर तेज प्रताप भी अपने चाचा हरदयाल से धीरे धीरे नज़दीकियां बढ़ानी शुरू कर दी। वो अब उनके सामने शरीफ होने का नाटक करने लगा था, उनके घर भी आने जाने लगा था। फिर एक दिन वो हरदयाल जी के घर जाकर बोला, चाचा जी, मैं आपको अब तक कितना गलत समझ रहा था, लेकिन खोट तो मेरे भीतर था। अब मुझे अपने पिता की दौलत नहीं चाहिए। अब मैं अपनी मेहनत से अपना कारोबार खड़ा करूँगा। वो जो गांव वाला मकान मेरे नाम था वो मैंने बेच दिया है और उससे मिले रुपयों से एक कपड़े की दुकान खोलने वाला हूँ। अगर आपका आशीर्वाद रहा तो जरूर सफल होऊंगा। हरदयाल जी बोले, मुझे खुशी हुई यह जानकर कि तुमने सही रास्ते पर आने का सोचा है। तुम मेहनत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और जिस दिन मुझे लगा कि तुम इस काबिल हो गए कि अपनी दौलत संभाल सकते हो, उस दिन मैं तुम्हें तुम्हारी सारी दौलत लौटा दूंगा। तेज प्रताप बोला, मुझे पता था आप मुझे माफ़ कर देंगे। मैंने अपनी बहन जो सांवरी के खिलाफ भी न जाने क्या क्या कहा। मेरी जुबान में कीड़े पड़े, उस बेचारी मासूम को मैं कोसने से बाज नहीं आया। हरदयाल जी बोले, अब बहुत हुआ, अपने आप को मत कोसो। यह सब तो तुमने अनजाने में किया, तुम्हारी ऐसी मनसा थोड़े रही होगी। चलो, तुम अपनी गलती का तुम्हें एहसास हुआ, जब जागो तभी सवेरा। तब तेज प्रताप बोला, लेकिन अब मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं आज ही उसके घर जाकर उससे माफ़ी मांगूंगा। हरदयाल जी बोले, हाँ हाँ, क्यों नहीं, चले जाना उसके घर, अपने भाई को देखकर वो बहुत खुश होगी। तेज प्रताप बोला, जी अच्छा, मैं अब चलता हूँ। और इतना कहकर वह चला गया। शाम को सांवरी से मिलने उनके घर गया। उसे देखकर पहले तो सांवरी थोड़ी परेशान हुई, लेकिन जब तेज प्रताप बोला कि मुझे माफ़ कर दो मेरी प्यारी बहन, दौलत के लालच में मैं अंधा हो गया था, लेकिन अब मेरी आंखें खुल गई हैं, इसलिए मैं तुमसे मिलने चला आया। कैसी हो मेरी बहन? तो सांवरी ने तेज प्रताप के मुंह से यह सब सुने तो वो फूली न समाई और बोली, बैठो तेज भैया, मैं अभी तुम्हारे लिए मिठाई लेकर आती हूँ। तेज प्रताप बोले, अरे पगली, मिठाई तो मैं लाया था, मैं तो बस अपनी प्यारी बहन को मिलने आया था। तो सांवरी बोली, हाँ हाँ, बैठती हूँ, तुम्हारे साथ और ढेर सारी बातें करूँगी। तुमसे पहली बार मेरे घर आए हो, खातिरदारी तो बनती है ना, सांवरी बोली। तो तेज प्रताप की सांवरी ने खूब खातिरदारी की। सांवरी अपने बड़े भाई के साथ बैठकर ढेर सारी बातें की। उसने जाने के बाद शाम को गोपाल घर लौटा तो उसने बताया कि उसके बड़े भैया आए थे। तब गोपाल बोला, आज के पहले तो कभी तुमने उनका जिक्र नहीं किया, अचानक कहाँ से तुम्हारे बड़े भैया पैदा हो गए? पहले भैया का हम लोगों के प्रति व्यवहार अच्छा नहीं था, सांवरी बोली, इसलिए पापा उनसे दूरी बनाकर रखते थे। और तो और अचानक तुम्हारे भैया का व्यवहार तुम्हारे लिए बदल गया? गोपाल ने पूछा। तो सांवरी बोली, वो पता नहीं, लेकिन आज तो उन्होंने बहुत प्यार से मुझ पर बरसाया है, बहुत प्यार से बातें की हैं। गोपाल बोला, तुम बहुत भोली हो सांवरी, तुम्हारे भैया के इरादे मुझे कुछ ठीक नहीं लगते, आपको गलतफहमी हो रही है। सांवरी बोली, अब भैया सुधर गए हैं, इसलिए तो मुझसे मिलने आए, वो आपसे भी मिलना चाहते थे, सांवरी ने कहा। तो गोपाल बोला, ठीक है, तुम्हें लगता है कि भैया सुधर गए हैं, तो अब मैं क्या बोलूं? तुम भाई बहन का मामला है, मेरा ज़्यादा बोलना कुछ ठीक नहीं लगता।
ऐसे ही 2-4 दिन बाद शाम के समय सांवरी के पापा उससे मिलने आए और सांवरी से बोले, सांवरी मैं सोचता हूँ कि अब सारी दौलत तुम्हारे भाई तेज प्रताप के नाम कर दूँ, वो सुधर जो गया है। सांवरी बोली, हाँ पापा बिल्कुल सही, वो असली वारिस हैं उस खानदान के। तब बस हरदयाल जी बोले, मैं तेरी राय पूछने आया था, तुझे कोई ऐतराज तो नहीं है ना सांवरी? तो वह बोली, नहीं पापा, भला मुझे क्या ऐतराज हो सकता है, ये तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात होगी, सांवरी ने कहा। तो हरदयाल जी बोले, अच्छा लगा ये जानकर कि तूने उसे माफ कर दिया। उस समय घर का दरवाजा खुला था। तब तक गोपाल घर आ चुका था और उन दोनों बाप बेटी के बीच हो रही बातें सुन ली थी। गोपाल को यह सुनकर बहुत बुरा लगा। उसके ससुर हरदयाल जी सारी दौलत तेज प्रताप के नाम करना चाहते हैं। उसे यह गलतफहमी हो चुकी थी, क्योंकि हरदयाल जी तो केवल तेज प्रताप के पिता की दौलत उसे लौटाने को कह रहे थे। गोपाल दुखी मन से भीतर आया। उसने हरदयाल जी के चरण स्पर्श किए और यह कहकर अपने कमरे में चला गया कि सिर में दर्द है, आराम करने जा रहा है। हरदयाल जी को यह आम सी बात लगी। उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया कि चलो थक कर आया है ऑफिस से, हो गया होगा सिर में दर्द, इसलिए उन्होंने गोपाल को कुछ नहीं कहा। लेकिन गोपाल को तो यह बात चुभ गई। जिस दौलत की वजह से उसने पागल सांवरी से शादी की, अब वही दौलत उसके हाथ से छूटती जा रही है। उसे इस बात की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि उसके ससुर सारी दौलत तेज प्रताप को दे देंगे, और आज से पहले उन्होंने कभी तेज प्रताप का जिक्र तक नहीं किया। वो इस बात को दिल से लगा बैठा। अब उसके मन में हरदयाल जी और सांवरी के लिए घृणा घर करने लगी। आज से पहले तक तो उसे यह लगता था कि हरदयाल जी की सारी दौलत उसी की है, वो अपनी तीनों बहनों का विवाह बड़ी धूमधाम से करेगा। उस दिन हरदयाल जी की तो अपनी बात कहकर चले गए, पर उस बात का गोपाल ने गलत अर्थ निकाला और इस गलत फहमी में सांवरी और गोपाल के बीच एक नफरत की दीवार खड़ी कर दी। अब गोपाल को सांवरी के भीतर खामियां ही खामियां नजर आने लगी। वो उससे बहुत खींचा खींचा रहने लगा। सांवरी पहले तो गोपाल के ऐसे स्वभाव का कारण नैना को समझती थी, लेकिन अब तो नैना काफी दिनों से गोपाल के घर नहीं आई थी। गोपाल का अब सबसे बिल्कुल ही व्यवहार जो नहीं रह गया था, बदल गया था। लेकिन अब गोपाल ने हरदयाल जी के मुंह से तेज प्रताप को दौलत लुटाने की बात जब से सुनी थी, तब से वह नैना से दोस्ती बढ़ा रहा था। नैना भी भला इस बात से क्या ऐतराज हो सकता था, वो तो यही चाहती थी कि गोपाल उसके बनाई जाल में फंस जाए। लेकिन अब तो गोपाल खुद ब खुद नैना की ओर आकर्षित हो रहा था। उसे ऐसे लगने लगा जैसे उसके ससुर ने उसके साथ धोखा किया है और वह इस बात का बदला सांवरी से लेगा। ऐसा कुछ समय और गुजरा। अब तो गोपाल रात रात भर घर नहीं लौटता। इस बात को लेकर सांवरी का मन बहुत दुखी होता, लेकिन वह कभी भी गोपाल से कोई सवाल नहीं करती, ना ही ससुराल में सास से कुछ कहती, ना ही अपनी दादी को कुछ बताती। एक रात तो हद हो गई जब गोपाल नशे में धुत अपने घर लौटा और बिना कपड़े बदले ही बिस्तर पर लेटते ही बड़बड़ाने लगा, नैना मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे वो पागल सांवरी पसंद नहीं, दौलत के लालच में मैंने उससे शादी की थी। यह बातें सुनकर सांवरी की आंखों में आंसू बह निकले, लेकिन फिर भी उसने गोपाल के जूते उतारे, उसे चादर उठाया और खुद जाकर सोफे पर लेटकर सारी रात आंसू बहाती रही। अब नैना बहुत खुश थी, क्योंकि उसे गोपाल जो अपने करीब लाने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ रही थी। गोपाल खुद ब खुद उसके करीब आ चुका था। यह खबर उसने तेज प्रताप को सुनाई तो तेज प्रताप की खुशी के कोई ठिकाना नहीं रहा। उसने नैना से कहा, मुझे पहले पता होता कि अच्छा बनने का नाटक करने से इतना फायदा होगा तो मैं ये नाटक पहले ही कर लेता। लेकिन गोपाल तुम्हारे पास खुद ब खुद आएगा, इसका मतलब उसके मन में कुछ ऐसा चल रहा है जो किसी को नहीं पता। कुछ तो हुआ है, कोई तो बात है जो गोपाल को इतना खटक रही है, इसलिए वो सांवरी से दूरियां बना रहा है। नैना बोली, हमें क्या, हम दोनों को तो इस बात का फायदा हो रहा है ना। तेज प्रताप बोला, सही कहती हो तुम। एक बात पूछूं, सच सच बताओगे? नैना बोली। तेज प्रताप बोला, तुम बाद में शादी करोगे ना मुझसे? नैना ने पूछा। तो तेज प्रताप बोला, इसमें पूछने की बात है क्या, दौलत मिलते ही मैं तुमसे शादी कर लूँगा, बस तुम गोपाल को अपनी मुट्ठी में लेकर रखो जब तक मेरा काम पूरा नहीं हो जाता। नैना बोली, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। और ऐसी ही बातें चलती रहीं। अब सांवरी के गर्भ को 7वां महीना लग चुका था, इसलिए सांवरी की सास एक दिन गोपाल को टेलीफोन करके बोली, बेटा बहू का 7वां महीना लग चुका है, अब उसकी गोद भराई की रस्म हो जानी चाहिए। ऐसा कर तो किसी शुभ दिन ऑफिस से छुट्टी ले ले और मैं तेरे घर आकर सारे इंतजाम कर दूंगी। काफ़ी मेहमान भी इकट्ठा होंगे, तेरी जान पहचान वाले को भी तो बुला लेना।
गोपाल को न चाहते हुए भी अपनी माँ को हाँ कर दी। और फिर वो दिन आ पहुंचा। घर में बहुत सारे मेहमान इकट्ठे हुए। घर में बहुत चहल पहल मची हुई थी। सांवरी की दादी और पापा भी आ गए। बाद में गोद भराई की रस्म शुरू हुई। उसके बाद सभी मेहमानों ने खाना शुरू हुआ। खाना खाने के बाद एक एक करके सभी मेहमान चले गए। आखिर में तेज प्रताप, हरदयाल जी और सांवरी की दादी भी चले गए। सब निपटते निपटते रात हो गई। तब सांवरी की सास उससे बोली, चल अब तू भी खाना खा ले और गोपाल को भी खाने के लिए बुला ले। सांवरी बोली, ठीक है माँ, बस अभी बुला कर लाती हूँ। और सांवरी अपनी सास से बोली, मैंने अभी उसे लॉन की तरफ जाते देखा है, वह वहीं होंगे। तो वह कहने लगी, ठीक है माँ। मैं इतना कहकर जो सांवरी सजी धजी सी गोपाल को बुलाने लॉन में पहुंची, लेकिन वहां पहुंचते उसके कदम ठिठक गए। वहां नैना और गोपाल झूले में बैठकर कुछ बातें कर रहे थे, जो कि सांवरी ने सुन ली थी। नैना गोपाल से पूछ रही थी, हम साथ साथ कब रहेंगे? मैं अब तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकती और मैं यही चाहती हूँ कि बस बच्चा होने तक रुक जाओ, गोपाल ने कहा। फिर मैं उसे तलाक देकर तुमसे शादी कर लूंगा, गोपाल बोला। नैना बोली, सच कहते हो? इतना कहकर नैना गोपाल के गले लग गई। तभी एकाएक नैना की नज़र सांवरी पर पड़ी। वो गोपाल से अलग होते हुए बोली, अरे सांवरी, तुम कब आई? तो सांवरी बोली, मैं तो इन्हें खाना खाने के लिए कहने आई थी, माँ बुला रही हैं, आपको जल्दी से आइए ना। और फिर सांवरी के इतना कहकर वहाँ से चली गई। गोपाल को लगा सांवरी ने सब सुन लिया और वो सब यही सबको बता देगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। सांवरी ने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी। वो ऐसे व्यवहार करती रही जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ऐसे 1 महीना और गुजर गया। अब सांवरी की सास सांवरी के पास आकर रहने लगी, उसका ख्याल रखने के लिए, क्योंकि घर पर तो सांवरी की 3 ननदें थी घर संभालने के लिए। इसलिए सांवरी की सास घर की तरफ से बिल्कुल बेफिक्र थी। माँ के घर रहने पर अब गोपाल थोड़ा सावधान हो गया था। वो नैना को अब कम मिलने लगा था और शराब पीकर भी नहीं आता था। घर भी समय से आ जाता था, लेकिन उसका व्यवहार अब भी सांवरी के लिए रूखा था। इधर सांवरी को भी यह लगता कि वो और लड़कियों की तरह अक्लमंद नहीं है, मंद बुद्धि है, इसलिए उसका पति उसे नहीं, नैना को पसंद करता है। उसने मन में सोच लिया था, बच्चा होने के बाद वह स्वयं ही गोपाल से तलाक लेने के लिए कह देगी। अब सांवरी का 9वां महीना बस खत्म होने को था। डॉक्टर ने कह दिया कि अब किसी भी दिन प्रसव पीड़ा हो सकती है, आप इनके पास ही रहें, कहीं भी ना जाएं। सांवरी की सास तो वैसे भी उसका बहुत ख्याल रखती थी। जब उसने अपनी एक बेटी अंजू को अपने साथ बुला लिया था, दोनों हर वक्त सांवरी के साथ साए की तरह लगी रहती। एक दिन नैना ने तेज प्रताप से कहा कि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। यह सुनकर तेज प्रताप के चेहरे का रंग उड़ गया, लेकिन फिर सोचकर उसने नैना से कहा, यह तो बहुत अच्छा हुआ, तुम ये इल्जाम गोपाल पर लगाकर उसके घर में आग लगा सकती हो। तब नैना बोली, लेकिन इतना गंदा इल्जाम मैं उस पर नहीं लगा सकती, मेरा जमीर गंवारा नहीं करता। तेज प्रताप चीखा, जब पूरी बाजी मेरे हाथ में आने वाली है तो तू ये कैसी बातें कर रही है, ज्यादा नाटक मत कर। तो नैना बोली, क्या गोपाल पर ऐसा इल्जाम लगाना ठीक होगा? नैना ने पूछा। तो तेज प्रताप बोला, सही गलत कुछ भी नहीं, मुझे अपनी दौलत चाहिए, वो भी किसी हाल में। तब नैना बोली, लेकिन मैं ये नहीं कर सकती, ये बच्चा तुम्हारा है, मैं गोपाल पर कैसे इल्जाम लगा सकती हूँ? तेज प्रताप बोला, तो तू फिर मेरे किसी काम की नहीं रही। नैना को इतना गुस्सा सुना तो उसे बहुत गुस्सा आया और अपने लिए खतरा महसूस हुआ। वो बाहर की ओर भागी। तब तेज प्रताप बोला, भागती कहाँ है, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और फिर तेज प्रताप ने अपने गुंडों को आवाज लगाई और उसके गुंडे उस लड़की का पीछा करने लगे। तब तक नैना के पीछे गए गुंडे, तब तक नैना सड़क पर आकर भागने लगी। वो जल्द से जल्द पुलिस चौकी पहुंचना चाहती थी अपनी जान बचाने के लिए। उसे पता था आज तेज प्रताप उसे नहीं छोड़ेगा। इसी आपाधापी में वो मोटर कार से टकरा गई। नैना का एक्सीडेंट होते होते वहां भीड़ इकट्ठा हो गई। तेज प्रताप के गुंडे वहां से भाग गए। मोटर वाले ने फौरन ही अपनी मोटर से नैना को अस्पताल पहुंचाया। तब तक पुलिस को खबर लग चुकी थी। वो अस्पताल पहुंच गई उस मोटर वाले के जो ड्राइवर को पकड़ने के लिए। कुछ देर में नैना को होश आ गया। तब डॉक्टर साहब बोले, सॉरी, हम आपके बच्चे को नहीं बचा सके, लेकिन आपकी हालत ठीक है, आपको कुछ नहीं हुआ। तब डॉक्टर ने उस मोटर वाले से कहा कि अब आप पेशेंट से मिल सकते हैं। साथ में पुलिस भी गई। उस मोटर वाले ने जैसे नैना को देखा तो बोला, तुम गोपाल के ऑफिस में काम करती हो ना? उस दिन मैंने तुम्हें सांवरी की गोद भराई की रस्म में देखा था। वो कोई और नहीं
सांवरी के पापा हरदयाल जी थे। और फिर नैना ने अपना बयान पुलिस को दिया और पूरी घटना कह सुनाई कि मैं भागते हुए इनकी मोटर से जा टकराई, इसमें इनका कोई दोष नहीं है। खबर सुनकर हरदयाल जी ने फौरन ही पुलिस से कहा कि तेज प्रताप को गिरफ्तार करे। और फिर वे नैना से बोले, बेटी घबराओ नहीं, तुम्हारे इलाज का पूरा खर्चा मैं उठाऊंगा और तुम अब किसी बात की चिंता मत करो। तेज प्रताप अब तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। उसके बाद वे गोपाल के ऑफिस पहुंचे और उसे सारी बात बताई। तब गोपाल को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो अपने ससुर की और सांवरी को कितना गलत समझ रहा था। तभी गोपाल के ऑफिस के टेलीफोन बजा और गोपाल ने टेलीफोन उठाया तो पता चला सांवरी को प्रसव पीड़ा हो रही थी। उसे उसकी माँ ड्राइवर के साथ मोटर से अस्पताल ले गई थी। टेलीफोन रखते ही गोपाल बोला, मैं कुछ ही देर में अस्पताल पहुंचता हूँ। जब हरदयाल जी को यह बात पता चली तो उन्होंने गोपाल से कहा कि वो भी साथ चलेंगे। फिर दोनों हरदयाल जी की कार से अस्पताल पहुंचे। गोपाल की माँ और बाबूजी वहां टहल रहे थे, खुशखबरी आने का इंतजार कर रहे थे। कुछ ही देर में नर्स बाहर आई और कहने लगी, बधाई हो, लक्ष्मी आई है, माँ और बच्ची दोनों स्वस्थ हैं। हरदयाल जी मारे खुशी के अपने गले की सोने की चैन उतार कर नर्स को दे दी। गोपाल ने भी अपना सारा बटुआ नर्स के हाथ पर उड़ेल दिया। तब तक सांवरी की दादी और गोपाल की बहनें अस्पताल पहुंच गई थी। फिर कुछ देर में सब बच्ची और सांवरी से मिलने पहुंचे। बच्ची बहुत खूबसूरत थी, बिल्कुल सांवरी की तरह। बच्ची को देखकर सबका जी खुश हो गया और सांवरी के दादी सबसे बोली, अब माँ और बाप को भी अपनी बच्ची से अकेले में बात कर लेने दो, हमारा यहाँ क्या काम है। सब हंसते हुए कमरे से बाहर निकल गए। तब गोपाल बोला, सांवरी मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तब सांवरी बोली, हाँ मुझे पता है कि आप क्या कहना चाहते हैं, यही ना कि अब बच्चा हो गया, आप मुझे तलाक लेकर नैना से शादी करना चाहते हैं। यह बात तो मुझे न जाने कब से पता है। आप जहाँ चाहेंगे मैं साइन कर दूंगी। मैं बस आपकी खुशी चाहती हूँ। मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप हमेशा खुश रहें। और अगर आपकी खुशी मेरे साथ रहने में नहीं है तो कोई बात नहीं। वैसे भी मैं आपके लायक नहीं हूँ, मंदबुद्धि हूँ और लड़कियों की तरह होशियार नहीं हूँ। बस आप कभी भी मेरी वजह से दुखी ना रहें। आपके चेहरे की मुस्कुराहट यूं ही बरकरार रहे, इससे बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। यह कहते कहते सांवरी की आंखों में 2 बूंद आंसू टपक गए और वह उन्हें छुपाने के लिए अपनी दीवार की ओर मुंह फेर लिया। सांवरी की बातें सुनकर गोपाल की आंखें भर आईं और वह उससे बोला, रो रही हो? तो सांवरी बोली, मैं क्यों रोने लगी भला, इसमें मुझे क्या है? तब गोपाल बोला, मुझसे दूर नहीं रहना चाहती, मुझसे बहुत प्यार करती हो ना? तो सांवरी बोली, इससे आपको क्या फर्क पड़ता है, लेकिन कुछ भी हो मैं आपसे हमेशा यूं ही प्यार करती रहूंगी। आप चाहे नैना से शादी कर लें तब भी। तो गोपाल बोला, और मैं कहूँ कि मैं नैना से नहीं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ? तो सांवरी बोली, लेकिन मैंने सुना था कि आप नैना से प्यार करते हैं। वह बोली। तो गोपाल बोला, एक बात कहूँ, आज तुमने मेरे मन को छू लिया है। तुम्हारे जैसी अच्छी पत्नी मुझे कभी नहीं मिल सकती। मेरे बाबूजी का फैसला एकदम सही था। और एक बात बोलूं? गोपाल बोला। सांवरी बोली, हाँ बोलिए। कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता था, करता हूँ और करता रहूंगा। सांवरी बोली, तो मैं क्या करूं? तो गोपाल बोला, अब गले लग जाओ। और फिर गोपाल और सांवरी पास जाकर एक दूसरे के गले लग गए और एक दूसरे से माफी मांगने लगे। दोनों पति पत्नी देर तक यूं ही रोते रहे, दोनों आंसू पोंछते रहे। इतने में बच्ची जाग कर रो पड़ी। फिर दोनों हंस पड़े और दोनों की जिंदगी खुशहाल हो गई। बच्ची को डिस्चार्ज करा के दोनों घर आ गए। घर में खुशियां मनाई गईं। बच्ची का नामकरण किया गया, सब रिश्तेदारों को बुलाया गया, पार्टियां दी गईं और अब उनकी जिंदगी से सारे दुख चले गए थे। मंदबुद्धि एक अच्छी पत्नी साबित हुई और गोपाल और सांवरी मिलकर अपनी आने वाली जिंदगी के सपने देखने लगे। उनकी जिंदगी बहुत अच्छे से चल रही थी। अब उनकी जिंदगी में कोई नज़र लगाने वाला नहीं था। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।